इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जितना ज़रूरी आपका डाइट होता है उतना ही ज़रूरी होता है आपका एक्सरसाइज और स्पेशली योगा। और किसी भी एक्सरसाइज के टाइप से कंपेयर किया जाए तो योगा का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको आईबीएस में मिलने वाला है। इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि स्ट्रेस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आईबीएस को ट्रिगर करता है और इसीलिए यहाँ पे योगा का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अब जैसा कि हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि आईबीएस में 2 फेजेस रहते हैं। पहला होता है कॉन्स्टिपेशन वाला और दूसरा होता है लूज मोशन वाला। तो इन दोनों फेजेस में ऑब्वियसली जैसे हर एक ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है वैसे ही आपका योगा भी थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। उसके साथ साथ कोई आसन या कुछ प्राणायाम के टेक्निक्स, कुछ मेडिटेशन के टेक्निक्स ऐसे होंगे जो कि आपको दोनों फेजेस में कॉमन रहेंगे और जिनको आप भले ही आपको आईबीएस के सिम्टम्स हो या ना हो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपके सिम्टम्स बार बार नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्य लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ और किसी भी बीमारी के लिए आइडियल लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद की मदद से उसमें क्या किया जा सकता है, योगा से इसमें क्या किया जा सकता है, इस बारे में हम हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 4 आसन जो कि आपको लूज मोशन वाली फेज़ में करना होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं तो लूज़ मोशन वाली जो फेज़ होती है उसमें आपके बॉवल्स जो है वो काफ़ी इरिटेटेड रहते हैं, जिससे कि आप जैसे ही खाना खाते हो आपके बॉवल्स की मोटिलिटी बढ़ जाती है और आपको तुरंत ही लूज़ मोशन के लिए जाना पड़ सकता है। तो इस फेज़ में आपको ऐसे योगासनास करने हैं जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स स्पेशली बॉवल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करे, आपकी बॉडी को रिलैक्स करे और आईबीएस के सिम्टम्स कम होने में मदद करे, आपका स्ट्रेस कम होने में मदद करे। तो ऐसे क्या क्या आसन है? तो उसमें सबसे पहला आसन आता है बालासन। अब बाल इसका मतलब बच्चा, तो बच्चों के जैसा ये आसन होता है, बच्चों की जैसा ये पोज होता है और उसमें आपको पहले वज्रासन में बैठना होता है। उसके बाद आपके दोनों लेग्स में जो है वो थोड़ा सा अंतर रहेगा और आपको दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाना है और एक्सहेलेशन के साथ आपको आगे की तरफ झुकना होता है। आपके दोनों लेग्स के बीच में आपकी चेस्ट आएगी और आपका फोरहेड जो है वो ज़मीन से टिका हुआ रहेगा। आपके दोनों हाथ ज़मीन पर रहेंगे और आपके एल्बोज़ भी ज़मीन पर ही रेस्ट करेंगे। आप अगर देखेंगे तो ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, इसमें कोई भी स्ट्रेस आपके बॉडी पे नहीं रहता है और इसीलिए इसे बालासन कहा जाता है। इस आसन को होल्ड करना काफ़ी इजी होता है। जिनको भी घुटने की परेशानी है, एंकल्स की परेशानी है, उन्होंने ये आसन अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ ये आसन आप ज़रूर कर सकते हैं। सेकंड इसमें आएगा मंडूकासन यानी फ्रॉग पोज। ये पोज भी वज्रासन में ही किया जाता है। वज्रासन में बैठने के बाद आपको आपके दोनों हाथों की इस प्रकार से मुट्ठी बना लेनी है और ये मुट्ठी जो है वो आपको आपके नावल के आजू बाजू में रखना होता है। इसके बाद पहले आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपको नीचे की तरफ बेंड करना है। देखना आपको सामने है। इसमें आप फील करेंगे कि आपने ये जो हाथ आजू बाजू में रखे हैं उनके बीच में आपकी नेवल आ गई है। आपके नेवल के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर नहीं आ रहा है, लेकिन आपके इंटेस्टाइन्स और एब्डोमिनल एरिया जो है उसके ऊपर एक हल्का सा प्रेशर आ रहा है, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स की थोड़ी मसाज होगी और उनकी इरिटेबिलिटी कम होने में मदद मिलेगी। तो ये आसन आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें भी सिमिलरली एंकल्स और नीज़ की जिनको परेशानी है उन्होंने ये आसन अवॉइड करना है। इसके अलावा शुरुआती प्रैक्टिस में बालासन हो या मंडूकासन, आपके हिप्स जो है वो आपके एड़ियों से उठने की संभावना है जब आप नीचे झुकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये प्रयास करना है कि आपका जो सीट एरिया है वो प्रॉपरली आपके हील्स पे ही रेस्ट करे और उसके साथ ही आप आगे झुको। तीसरा आसन इसमें है गुप्त बद्ध कोणासन। अब बद्ध कोणासन इसका मतलब होता है बटरफ्लाई पोज। तो ये बटरफ्लाई पोज तो आपको आप में से हर किसी को पता रहेगी, जिसमें हम इस प्रकार से बैठते हैं। अब इसमें आपको करना ये है कि आपके जो लेग्स हैं जो आपने आगे जोड़ के रखे हुए हैं उनको आपको थोड़ा सा आगे लेना है, जिससे कि आपका पेल्विक रीजन और आपके हील्स इसमें लगभग एक हाथ का अंतर हो। अब इसके साथ आपको आपके दोनों पैरों को इस प्रकार से हाथों को इंटरलॉक करते हुए पकड़ लेना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आपको झुकना है। अब आपके नोज से आपके जो पैरों का अंगूठा है उन्हें आपको टच करना है।
ये आसन जो है वो पेल्विक रीजन के सारे ही ऑर्गन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सिर्फ IBS ही नहीं, IBD के लिए भी गुप्त बद्ध कोणासन काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो ये एक आसन आपके IBS के लिए काफ़ी सही रहेगा। उसके बाद आता है अधोमुख श्वानासन। तो आपको इस प्रकार से टेबल टॉप पोजीशन में आना है और अधोमुख श्वानासन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें आपके हाथ आपके कानों से लगे हुए चाहिए, हैंड्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, लेग्स पीछे से स्ट्रेट रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप दोनों लेग्स में थोड़ा अंतर बनाए रख सकते हैं और आपके पैर जो है वो आपको पूरी तरह से ज़मीन को टिकाने का प्रयास करना है। अब चलते हैं कॉन्स्टिपेशन वाली फेज़ की तरफ। तो कॉन्स्टिपेशन वाली फेज़ में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आसन है मल आसन। तो इसके नाम में ही मल है, तो मल जिससे आपको इजीली हो सके ऐसा ये आसन है। तो इसमें आपको स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठना होता है और आपके एल्बोज से आपके घुटनों के इंटरनल साइड पर आपको प्रेशर एक्सर्ट करना होता है और सामने नमस्कार मुद्रा बनाना होता है। खास करके कई सारे लोग सुबह में उठ के इस पोजीशन में बैठते हैं और इसी पोजीशन में गर्म पानी पीते हैं। लेकिन अगर आप मेरी राय मानोगे तो आपको दूध में थोड़ा सा घी मिला के इस पोजीशन में पीना और ज़्यादा सही रहेगा, या फिर गुनगुने पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के भी आप सुबह के वक्त में ले सकते हैं। तो इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो दूर होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो हमारे रेक्टम के ऊपर जो प्रेशर रहता है उसे रिलीज़ करने में मदद करती है। तो जो भी मल आपका सिग्मोइड कोलन में जमा हुआ रहता है उसको रेक्टम की तरफ लेके जाने में ये पोजीशन काफ़ी हेल्पफुल है। ये पोजीशन भी जिनको हिप्स की प्रॉब्लम है, जिनको नीज की प्रॉब्लम है, उन्होंने इस पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। बाकी लोग इस पोजीशन को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये पोजीशन आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। अब जिनको ये पोजीशन में जाना संभव नहीं है उनके लिए एक थोड़ी सी अलग पोजीशन में बताने वाली हूँ, जो कि है गॉडेस पोज। इस पोज के लिए आपको आपके पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस लेकर खड़ा होना है। आपके दोनों पैर जो है वो बाहर की तरफ करने हैं। आपके हाथों को इस प्रकार सामने की तरफ लाना है और फिर आपको आपके घुटनों से झुकते हुए थोड़ा सा स्क्वैटिंग पोजीशन में जाना है। इस पोजीशन को भी जितना हो सके आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास कीजिए। इसमें भी जिनको एंकल्स की बीमारी है, हिप जॉइंट की बीमारी है, नी जॉइंट की बीमारी है, उन्होंने इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। बाकी लोग इस आसन को कर सकते हैं। खास करके जिन्हें मलासन में बैठने में परेशानी होती है लोअर बैक के दर्द की वजह से, उनके लिए मलासन के अल्टरनेटिव के स्वरूप में गॉडेस पोज आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोज आती है अर्ध मत्स्यंगासन। अब क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, आपके बॉवेल्स जो है वो ठीक से एम्प्टी नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ ट्विस्टिंग पोजेस अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके इंटेस्टिनल मोटिलिटी नॉर्मल होते हुए आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिलने की संभावना है। इसीलिए ऐसे कुछ ट्विस्टिंग पोजेस कॉन्स्टिपेशन में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पोज है अर्ध मत्स्यंगासन। अर्ध मत्स्यंगासन के लिए आपको आपके लेग्स सीधे करते हुए बैठना है और क्योंकि आपको पहले से ही IBS है तो आप इसका ईजी वर्जन जो है वो कर सकते हैं। एक पैर को मोड़ते हुए आपको दूसरे पैर के नी के साइड में रखना है। अपोजिट लेग को आपको मोड़ते हुए इस प्रकार से रखना है। याद रखिए आपको हील के ऊपर बैठना नहीं है, आपके हिप के बाजू में ही आपकी हील रहेगी। अब जो पैर आपका ऊपर है उसी पैर के सेम साइड के हैंड से आपको उस पैर के एंकल को पकड़ना है। अपोजिट वाला हाथ जो है वो पीछे की तरफ जाएगा और आपको पीछे की तरफ देखना है। इससे आपके शरीर को हल्का सा ट्विस्ट मिलेगा और इंटेस्टिनल मोटिलिटी भी बढ़ेगी। इसका दूसरा वेरिएशन अपोजिट साइड वाला है जो कि मैंने यहाँ पे करके बताया है। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें ट्विस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन बॉडी भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी रहता है। ये आपसे नहीं होता है तो भी ठीक है, आप पहला वाला वेरिएशन ज़रूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मर्कट आसन। तो मर्कट आसन ये भी एक ट्विस्टिंग पोज है जिसमें कि आप आपके पीठ के बल लेटते हो, एक पैर आपका सीधा रहेगा, अपोजिट पैर आपको 90 डिग्री पे रेज़ करना है और उसको अपोजिट साइड पे लेकर जाके ज़मीन के ऊपर रखना है। आपके दोनों आर्म स्ट्रेट रहेंगे और जिस साइड पे आपने लेग को टिकाया है उसके अपोजिट साइड में आपको देखना है। तो ये भी एक प्रकार का ट्विस्टिंग आसन है जो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये तो हो गए कुछ डिफरेंसेस। अब ऐसे कुछ कॉमन आसन्स भी है जो आपको दोनों में ही प्रैक्टिस करना है। तो उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आसन है जो आपको इन एनी केस परफॉर्म करना है, वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जो है वो आपके गैस को रिलीज़ करता है, आपके इंटेस्टाइन्स को स्टिम्युलेट करता है, इंटेस्टिनल फंक्शन को सुधारता है
और आपके पेल्विक ऑर्गन्स को भी अच्छा मसाज प्रोवाइड करता है। तो आपके पेट में जो भी प्रकार का दर्द है उसे कम करने के लिए पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको आपके पेट के बल लेटना होता है और आपके दोनों घुटनों को मोड़ते हुए आपके चेस्ट के ऊपर लाना है, आपकी गर्दन को उठाना है और नाक से आपके घुटनों को टच करने की कोशिश करनी है। ये आसन आप कम से कम आधा मिनट तक होल्ड करने की प्रैक्टिस कीजिए और इसके 2 से 3 राउंड्स तो भी आप कीजिए। तो इससे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कैट एंड काउ पोज। अब कैट एंड काउ पोज क्यों करना है? क्योंकि जब भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है, तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके स्पाइन से भी जुड़ा रहता है और फिर आपको धीरे धीरे करके एब्डोमिनल पेन या पेट की बीमारी के साथ साथ स्पाइन में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। स्पाइन के मसल्स में जो भी स्टिफनेस है उनको रिलीज़ करने के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको कैट एंड काउ पोज का प्रयोग करना है। कैट एंड काउ पोज कैसे करना होता है, इसके लिए ये वीडियो मैंने दिखाया है। टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए आपको इस प्रकार से आपकी स्पाइन एंड नेक की मूवमेंट करना है। इसके आप कम से कम 15 to 20 राउंड्स तो भी कीजिएगा। इससे आपकी स्पाइन को काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इसके अलावा सूर्य नमस्कार, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके पूरे बॉडी के मसल्स में स्ट्रेच आता है और जब भी हमारे मसल स्ट्रेच होते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। ये एक पोजीशन और बताती हूँ जिसमें आपको रिलैक्स फील होगा। इसमें आपको पैरों में थोड़ा सा अंदर लेके खड़ा होना है और आपके दोनों हाथों से आपके जो टोज़ है यानी कि अंगूठे पैरों के, उनको आपको होल्ड करना है और जितना हो सके आपको नीचे झुकना है। आपके नीज जो है वो स्ट्रेट रहेंगे। तो ये एक रिलैक्सिंग पोस्चर है। इससे आपका ब्रेन का सर्कुलेशन बढ़ता है और स्ट्रेस कम होने में मदद होती है। ऑब्वियसली जिनको बीपी की तकलीफ़ है, जिनको पेल्विक मसल्स में तकलीफ़ है, जिनको नी मसल्स में तकलीफ़ है, जिनको चक्कर आने की संभावना लगती है, उन्होंने इस आसन को अवॉइड करना सही रहेगा। और लास्ट में आता है वज्रासन। तो वज्रासन जो है वो हमारा डाइजेशन इंप्रूव करने का काम करता है। तो आपके योगा प्रैक्टिस में आप वज्रासन मत कीजिएगा। हर एक खाना खाने के बाद आप कम से कम 5 मिनट में वज्रासन में बैठने की आदत लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और वज्रासन एक पोस्ट मील एक्सरसाइज की तरह होता है जिससे कि आपका जो ब्लड शुगर है वो तुरंत शूट होने से बचाता है। इसीलिए हर एक खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना सही रहेगा। अब ये तो हो गई योगासनों की बात। अब हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। सिर्फ आसन एक तरफ और प्राणायाम एक तरफ, क्योंकि प्राणायाम जो है वो काफ़ी रिलैक्सिंग रहते हैं। तो आपको प्राणायाम का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। जब भी आपका IBS का एक्टिव फेज रहेगा तब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। आपको आपके हाथों की मुद्रा बनानी होती है। एक नॉस्ट्रिल आपको बंद करना है, राइट वाला नॉस्ट्रिल बंद किया है, लेफ़्ट वाले नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है, लेफ़्ट वाला नॉस्ट्रिल बंद करना है और फिर राइट वाले नॉस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है। इसके बाद आप राइट से इनहेल करेंगे और सिमिलरली लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे। यह आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक पूरा राउंड होता है। इस प्रकार से आपको कम से कम दिन में 5 मिनट तो भी प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है। इससे आपका स्ट्रेस तो रिलीज़ होगा ही, लेकिन प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन, फोकस की पावर बढ़ेगी। तो ये सारी ही चीज़ें आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिलने वाली हैं। तो ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद आता है कपालभाति। तो जब भी आपका एक्टिव फेज़ रहेगा या आपको बहुत लूज़ मोशंस हो रहे हैं तब आप कपालभाति को अवॉइड कर दीजिएगा। लेकिन जब आपका पैसिव फेज़ है, आपके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है या फिर आपका कॉन्स्टिपेशन वाला फेज़ है, तब आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कपालभाति के लिए आपको आपके जो लोअर एब्डोमेन के मसल्स होते हैं उनको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक्सहेलेशन करना होता है, इस प्रकार से। तो इससे आपको आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको काफ़ी अच्छा स्टिमुलस मिलता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलने में ज़रूर मदद। ध्यान या मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो है वो आप 2 प्रकार से कर सकते हो। या तो आप आपके इंटरनल इंटेस्टाइन्स के ऊपर ध्यान लगा सकते हो और धीरे धीरे करके उनको हील करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर कोई भी जो प्लीजेंट सीन रहता है या कोई प्लीजेंट आपका इमेजिनेशन रहता है उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। मेडिटेशन या ध्यान ये एक दिन में आने जैसा नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और गुरु के अंडर उसे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए
पहले आप आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए और फिर धीरे धीरे करके किसी के गाइडेंस से ध्यान करने की कोशिश भी आप ज़रूर कर सकते हैं। अब सबसे मेन इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो कोई भी योगासन स्टार्ट करने से पहले आपको आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो कम से कम 5-5 राउंड तो भी करना है, जिससे कि आपके बॉडी का थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। आप अगर सडन कोई भी योगासन करना शुरू करोगे तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। और सेकेंड, आसन होने के बाद और प्राणायाम करने से पहले आपको शवासन ज़रूर करना है। इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल सडनली कम हो जाता है और दूसरा आपका जो ब्रीदिंग बढ़ा हुआ होता है ड्यू टू एक्सरसाइज, वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने में मदद मिलती है। और आपका एक बार ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया तो उसके बाद आप प्राणायाम करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पथ्य लाइफ केयर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।